हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 30 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा ये दुखद खबर है। बिकॉज जो हाथरस में जो गैंग रेप हुआ था दलित विक्टिम के साथ ब्रूटैलिटी की गई थी, तो कल शी वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट। शी वॉन्टेड टू कम होम। उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि माई डॉटर सेड शी वांटेड टू कम होम, और वो कॉन्शियस भी हुई थी। तो उनको लगा कि आई थॉट शी वुड सर्वाइव, तो वो बच सकती थी। 23 सितंबर को होश आया था, और जो उसकी जीभ थी वो काट दी गई थी, और जो बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो भी तोड़ दी गई थी। और बेसिकली जैसे नॉर्मल हर दिन क्या होता है, नॉर्मली लोग जैसे अपने काम पे जाते हैं, तो ये लोग भी घास काटने गए थे अपना। दिल्ली से थोड़ी ही दूर पे हाथरस पड़ता है यूपी में। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि 4-5 ये जो लोग थे, इनके सर गले पे ऐसे दुपट्टा लगा के घसीटा, और उसके साथ फिर बारी बारी से रेप किया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद ये सारी ब्रुटैलिटी हुई ताकि ये अरेस्ट ना हो सके। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, पहले संदीप हुआ, फिर रवि, ठीक है, फिर बाद में हुआ। लेकिन इनकी जो फैमिली, इनका कहना था कि पुलिस प्रशासन जो था वो इतना हेल्पफुल नहीं रहा, और इनकी बेटी बच सकती थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई, है ना। तो ये बिल्कुल ही वाहियात ये लोग हैं। इन्होंने जो एक हैवानियत की हद होती है वो पार कर दी है ना। तो ऐसे केसेस हो रहे हैं। अभी हम जो है एनसीआरबी के बारे में भी देखेंगे। एनसीआरबी ने क्योंकि अपनी एक क्राइम रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ये बोला गया है कि 90% जो केसेस हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं रेप के। और इसके अलावा रेप से भी ज़्यादा जो है वो यूपी ने काफ़ी सारे चीज़ों में उसमें टॉप किया है, जो बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट अक्सर ये चीज़ें हो रही हैं ना। तो वो रिपोर्ट हम देखेंगे अभी। यूपी वर्स्ट इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, एससीज। तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये। तो ये डेटा भी देखना ज़रूरी है, और इट्स मतलब क्या ही बोले हैं ना। देन हाँ तो कुछ बोलते हैं लोग कि इनको क्या करना चाहिए, पब्लिक के हवाले कर दो। तो ऐसा लगता है कि इनको कर देना चाहिए, और इनको पीट पीट के एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन अभी वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं। अब पुलिस के लगाए हुए हैं आईपीसी के जो सेक्शन है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, और 376D जो गैंग रेप होता है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। देन हार्डनिंग इंस्टेंस, चाइना रिजेक्ट्स लद्दाख यूटी रेजेस 1959 क्लेम लाइन। तो एलएसी पे ये बोल रहा है चाइना कि वो क्या है, वो एलएसी को क्लैरिफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, और वो हमारा जो लद्दाख यूटी है उसको वो बिल्कुल भी यूटी नहीं मानेंगे। ठीक है, दे डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ऐसा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन है वांग वेनमिन, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, तो वो ना करे हम हमारी यूटी है ना। तो सिचुएशन देयर बीजिंग ट्यूसडे, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड अपोज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपोज भी कर रहे हैं, जो हमारी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे ही एरिया में कंस्ट्रक्शन है, और आप हमें ही वो कर रहे हो अपोज, है ना। तो ये अलग ही टाइप का इंस्टेंस लेके चलते हैं चाइना। मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पे मीटिंग हुई थी चुशुल फेसिंग Chusul following the Moscow agreement between the foreign minister to dial down tensions along the LAC, the line of actual control। वहाँ पे यही बोला गया था कि दिल्ली में ये बोला है कि never accepted the so called unilaterally defined 1950 line of actual control and that is untenable, है ना। तो हम भी यूनिलेटरली जो आप डिफाइन कर रहे हो LAC आपके परसेप्शन के थ्रू, उसको हम क्या है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। देन ईडी फ्रीजेज इट्स अकाउंट्स, एमनेस्टी शट्स इट्स इंडिया ऑफिसेज। ठीक है, तो एनजीओ आपने सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे ट्यूसडे को इन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी ऑफिसेज हैं ये इंडिया में, तो शट डाउन कर रहे हैं। नियरली 150 स्टाफ लेटिंग गो ऑफ इट्स स्टाफ मेंबर एंड इन बैंगलोर इन दिल्ली फॉलोइंग द फ्रीजिंग ऑफ इट्स बैंक अकाउंट्स बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप मुझे बताएं कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और अभी ये एट प्रेजेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। ठीक है, और कौन से 2 एक्ट है जिनको ये रेगुलेट करता है, तो ये भी आपको देखना होगा। अगर कमेंट नहीं करना है तो आप अपना एक बार सेल्फ
एनालिसिस करें, गूगल आउट करें, है ना, सर्च करें. देन कंप्लीट फ्रीजिंग ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियाज बैंक अकाउंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इट केम टू नो ऑन 10 सितंबर 2020 ब्रिंग्स ऑल द वर्क बीइंग डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. तो ये चीज़ है. एंड एमनेस्टी कॉल्ड द फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स अकिन टू फ्रीजिंग डिसेंट, है ना. तो एक तरह से डिसेंट को फ्रीज कर रही है सरकार, इनका ये कहना है. और लिविंग देम अनेबल टू कैरी ऑन विद कैंपेन एंड रिसर्च वर्क इन इंडिया. तो इसकी वजह से वो यहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं कर सकते हैं. तो एक बार एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देख लेते हैं हम, एग्जैक्टली है क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल. ठीक है, तो ये एक क्या है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. और लंदन में ये फाउंड किया गया था, यूके में 1961 में. ठीक है, 1961 में. और इट सीक्स टू पब्लिसाइज वायलेशंस बाय गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज ऑफ राइट्स रिकॉग्नाइज इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो इसमें रिकॉग्नाइज करता है राइट को, मेनली किसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कॉन्शियस एंड द राइट अगेंस्ट टॉर्चर. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखना, कॉन्साइंस, राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. 1977 में इट वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर पीस. ठीक है, इनको शांति का नोबल पुरस्कार भी मिला था. कब, 1977 में. 1961 में ये इस्टेब्लिश हुआ था यूके में. एंड ऑल इंडिया इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट स्पेयर हेडेड एमनेस्टी इंटरनेशनल. इट हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन बैंगलोर. ठीक है, कर्नाटका में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये बैंगलोर कर्नाटक में. तो यहाँ से शट डाउन कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस. ईडी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो आप उसके बारे में कमेंट ही एक बार करो ताकि आप हमेशा भूलो ना उसको कि कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. ठीक है, द यूरोपियन यूनियन बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी टू रेज द इशू थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. और ये पहली ऐसी बॉडी है जो इशू को मतलब रेज कर रही है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल. और ये चीज़ बोला गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि एमनेस्टी क्लेम्स ऑफ अ विच हंट वर फार फ्रॉम द ट्रूथ. ट्रूथ क्या है, ट्रूथ ये है कि एमनेस्टी हैड बीन गिवन परमिशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA only once in 2000 and since had been denied the same including by the UPA government. It accused Amnesty UK of circumventing the regulation by remitting large amounts of money for 4 entities. ठीक है, तो ये चीज़ वो कर रहे हैं. और ये बोलना है कि वो ठीक है, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क वो करते हैं, मानवीय काम वो करते हैं, तो वो कर सकते हैं मानवता के लिए, और जैसे कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. एंड इंडिया सेटल्ड लॉ जो है वो उनको अलाउ नहीं करता है. जो इंडिया में लॉ है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिबेट्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करें, उसमें इंटरफेरेंस करें. तो ये चीज़ अलाउ नहीं करता है बाय एंटिटीज़ फंडेड बाय फॉरेन डोनेशंस, है ना. तो वो एंटिटीज़ क्या है, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैटर्स में बातें नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हैं. तो ये चीज़ MHA का कहना है. एंड इंडिया रिगार्डिंग द ग्रेव ह्यूमन राइट्स ऑफ वायलेशंस इन द दिल्ली राइट्स जम्मू कश्मीर फॉर अ मूवमेंट दैट हैज़ डन नथिंग बट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस. तो ये कहना था. देन दूसरी चीज़ ये भी है कि ये 2 इन्वेस्टिगेशन इस पे हैं. 1 डिस्क्रिपेंसी जो है यहाँ पे, ठीक है, FEMA के अंतर्गत, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो डिस्क्रिपेंसीज हैं. एंड अनदर केस दैट वाज रजिस्टर्ड बाय द CBI. तो CBI ने भी रजिस्ट्रेशन किया था एक केस का कि वॉयलेशन अंडर द FCRA, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ये है. एंड नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं. चाइना रिजेक्ट्स लद्दाख यूटी. तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है. जो चाइना का ग्लोबल टाइम है उसने ये कहा था कि ये क्या है, जो रीसेंट कंसेंसस है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, नेदर साइड शुड टेक एनी एक्शन इन बॉर्डर एरियाज दैट वुड कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन. ठीक है, और ये जो है दोनों ही साइड से ईज किया जाएगा सिचुएशन को. तो ऐसा बोला गया था. लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि बीजिंग जो है वो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी जैसा रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना. एंड इंडिया ने कभी भी हमारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया है. हमने 1959 जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो था यूनिलैटरल, क्योंकि डिफाइन किया गया था, है ना, एक तरफ से वो डिफाइन किया गया था केवल चाइना के द्वारा. प्राइम मिनिस्टर टारगेट्स अपोजिशन. तो ये बोल रहे हैं कि आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं. द कंट्री इज़ वॉचिंग हाउ सम पीपल आर अपोजिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ अपोजिंग. तो ये यहाँ पे जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं. जो फार्म्स बिल है उसमें बोल रहे हैं कि MSP विल रिमेन, और इससे MSP नहीं हटेगा. फार्मर्स को इवन फ्रीडम है, मिल गई है कि वो अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस थी मंडियों तक ही प्रोड्यूस को सेल करने की, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं. एंड इन्होंने जो है
हरिद्वार में क्या है, मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द गंगा अवलोकन म्यूजियम। ठीक है, कहाँ पे, हरिद्वार में। तो गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया है, हरिद्वार में। और एक गंगा पे बुक भी रिलीज़ की है, एंड न्यू लोगो जो जल जीवन मिशन का है वो भी प्रोवाइड किया, एंड गाइडलाइंस दी विलेज पंचायत के लिए, वाटर कमिटीज़ के लिए अंडर द जल जीवन मिशन, एंड 100 डे का कैंपेन भी अनाउंस किया है जो लॉन्च होगा अक्टूबर 2 को, टू इंश्योर ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू एवरी स्कूल एंड आंगनवाड़ी। ठीक है, तो ये है। बाकी केसेस जो है कोरोना के वो सर्च हो रहे हैं। वुमेन हु ल्यूड साइंटिस्ट इनटू हनी ट्रैप हेड्स गैंग्स ऑफ 5। तो ये इन ट्रैप में कभी आना मत, फेसबुक वगैरह के कोई मैसेज करता है आपको कोई और बन के, ठीक है, तो उसमें आना नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चनिंग द गैंग हैज़ बीन एक्टिव। ठीक है, 4-5 महीने से गैंग एक्टिव था, और कुछ मतलब जो बिग बॉस सीजन में कुछ था ना एक सेलिब्रिटी, तो उसके फोटोग्राफ थे उसके साथ, तो इस चीज़ का वो यूज़ करते थे और फिर देखते थे कि सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन है और फिर उनको फंसाते थे। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट भी फंस गए। ठीक है, एंड जब उनकी वाइफ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि ही इज़ जस्ट गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, कुछ चीज़ें सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर वो गुमशुदा हो गए, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर पता चला कि यहाँ पे हैं, तो ये है। ठीक है, तो इसका तो पर्पज़ बस यही था कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। स्टैंडिंग बाय पीपल जो है, उत्तराखंड इन सेफ हैंड्स। तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी पुट इन प्लेस मैनी मेजर दैट आर बेनिफिटिंग पीपल। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी उत्तराखंड में हमारी सरकार क्या कर रही है हम लोगों के लिए, है ना। तो हेल्थ में यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेल्थ में काफ़ी सारे जो ICU बेड्स हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स है, 543 वेंटिलेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और मार्च की अगर बात करें तो देयर वाज नो फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग कोविड-19 सैंपल्स इन उत्तराखंड। लेकिन अभी जो है 5 गवर्नमेंट एंड सेवरल प्राइवेट लेबोरेटरीज में क्या है 1000 सैंपल्स को हर दिन टेस्ट किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो है रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में इस्टेब्लिश किए गए हैं, एंड गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है डॉक्टर्स की संख्या इन मोर देन डबल इन द हील्स इन द पास्ट 3 years एंड प्लेड अ की रोल इन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टाफ फॉर ट्रीटमेंट बोथ कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट, है ना। पर अगर सच बात मैं करूं तो अभी भी क्या है, एट प्रेजेंट अगर आज मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ भी हो जाती है, तो मुझे ना मतलब यहाँ पे समझ नहीं आता कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ। मतलब नहीं समझ आता, सच बताऊँ। मतलब जो हमारे जो उत्तराखंड में हम जहाँ पे रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है ना। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ों का डेवलपमेंट है। बट लेकिन स्टिल जो फैसिलिटी है हेल्थ केयर की, वो हम पे नहीं समझ आता कि किसको कहाँ लेके जाना है। तो उसके लिए बस एक लास्ट रिजॉर्ट जो दिखता है वो हल्द्वानी होता है, मतलब या तो वो भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, या फिर क्या होता है दिल्ली ही होता है फिर, है ना। तो ये रियलिटी है। एंड द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट मोर देन 7 लाख यूथ्स वर गिवन जॉब्स अंडर वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये भी है कि पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में किन यूथ को जॉब मिल रही है। ये सारे वो हैं जो पिछले टाइम के जो रिजल्ट थे, ठीक है, वो सब है ये। और पिछले टाइम में जो एग्ज़ाम्स हुए थे प्रीवियस ईयर्स में 2016 के बाद से वो नहीं हुआ है यहाँ पे, UKPCS नहीं हुआ है ना। तो मतलब उस टाइम पे जब हम एलिजिबल भी नहीं थे तब चीज़ें हुई थी, और तब से आज तक हुई नहीं है। पर चलो यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स लिखी हैं तो वही पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम 5.8 लाख जॉब्स वर प्रोवाइडेड थ्रू सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की मतलब 3 साल में बोल रहे हैं कि 59 एग्जाम्स कंडक्ट किया है, और 6000 जो पोस्ट थी वो कंप्लीट हुई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिल 7200 पोस्ट इज अंडर वे, है ना। तो ये अभी और होनी है बाकी। ट्रांसपेरेंसी बोल रहे हैं कि यहाँ पे माफिया तंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, नेक्सस बिटवीन करप्ट एंड क्रिमिनल, है ना। सेक्रेटरेट से ये हटा दिए गए हैं। न्यू इनिशिएटिव जैसे E-फाइलिंग, E-ऑफिस, E-कैबिनेट, CM डैशबोर्ड, CM हेल्पलाइन 1905 एंड राइट टू सर्विस एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर ट्रांसफर हैज़ रिमूव डेट टेपिज्म इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये भी हटा दिया गया है। और जो घोस्ट विलेज थे, तो हैबिटेशन इन हिल्स, तो इसको भी फोकस किया गया है ना। घोस्ट विलेज मतलब कि जो जहाँ पे लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया था, तो रिवर्स माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। एंड स्टेट फॉर लिवलीहुड इन द पास्ट 1 decade टू रिटेन
जैसे ये कोट किया जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, है ना। तो ये है ताकि रिवर्स माइग्रेशन हो और ज़्यादा वो क्या हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, यहाँ के जो यूथ है आत्मनिर्भर बने, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ पीपल, ठीक है, कि जो एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मिटिगेट करने, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए काम किया जाएगा। तो यही सब बातें की गई हैं। नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ दिस इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो इंडिया जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है बायलैटरल, उसका नाम क्या है, जिमएक्स, ठीक है, JIMEX। इंडियन नेवी और जापान की जो मैरीटाइम, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, JMSDF से बोलते हैं। तो यहाँ में तीन दिनों की जो एक्सरसाइज थी ये इन्होंने कंप्लीट कर ली है। एंड शिप्स अंडरटुक एंटी एयर एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, ट्रैकिंग टैक्टिकल मैन्यूवर्स इन द नॉर्थ अरेबियन सी। कहाँ पे ये हुई, नॉर्थ अरेबियन सी में, ठीक है। जयशंकर टू अटेंड क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीट इन जापान ऑन October 6। तो जापान में क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुपिंग है वो मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर की, और ये सेकंड है, ठीक है, इसको याद रखना, सेकंड क्वाड फॉर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स। जो फर्स्ट हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी पिछले साल सितंबर में, ऑन द मार्जिन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और द सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान USA मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन 6 अक्टूबर 2020। तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे कि कोविड-19 के इंटरनेशनल ऑर्डर पे क्या असर पड़ रहा है, और जो एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की ज़रूरत है, जितने भी सारे पैंडेमिक की वजह से जो चैलेंजेस हैं, एंड वो जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, ठीक है, उन पे इशू करेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे इंडो पैसिफिक में। जॉइंट एफर्ट्स टू कम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पे ये बोला गया है, अब यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन आते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक मुद्दा हमारे बीच में रहता है, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश में आप ये लिख सकते हैं कि अभी हम जो है बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बातचीत करते हैं। तो 50 डायरेक्टर जनरल लेवल टॉक्स हुई थी BSF और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच में, ढाका के बीच में। और आपको ये पता होगा कि हमने मतलब एक फेरी सर्विस वगैरह भी हमने ओपन कर दिया है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट, थरूर कंटिन्यूज एज हेड ऑफ IT कमिटीज एंड हरसिमरत मेंबर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पैनल, ठीक है। तो जो शशि थरूर हैं, तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने ये बोला है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसको हेड कौन करेगा, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी को हेड क्या कौन करेंगे, शशि थरूर ही हेड करेंगे, ठीक है। तो ये है, और ये किस चीज़ के लिए, मतलब किस पे फोकस कर रहे, क्या है, किस चीज़ के लिए, हुज डिसीजन टू समन फेसबुक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो फेसबुक एग्जीक्यूटिव को समन करने से रिलेटेड डिसीजन, टेकअप द इशू ऑफ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स को जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे, जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया था यूनियन कैबिनेट से, ठीक है, हरसिमरत कौर बादल, और NDA से मतलब अलायंस ही अपना क्या कर लिया था, ब्रेक कर लिया था शिरोमणि अकाली दल ने, ठीक है, इनके बाद। तो ये इस ये कमेटी होंगी, ये इनकी मतलब हेड करेंगी, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, भूपेंद्र यादव जो है वो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ जस्टिस के होंगे। जयराम रमेश विल हेड द पैनल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। और जो न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा MP है ज्योतिराव सिंधिया, तो ये कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह में इंक्लूड किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट ये है इंपॉर्टेंट, NCRB डाटा, 7% राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के प्रति जो क्राइम्स है वो 7% उनमें इंक्रीमेंट आया है। एंड UP टॉप्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड SCs, ठीक है। तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 7.3% बढ़े हैं, 7.3% 2018 से 2019 में। और शेड्यूल कास्ट के साथ जो होते हैं वो भी 7.3% इन द सेम पीरियड बढ़े हैं, ठीक है। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019, NCRB निकालता है इसको, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़, ठीक है। आप करें, आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, गूगल अभी कर लो जल्दी पॉज करके वीडियो। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज इन बोथ दीज कैटेगरीज, बट असम रिपोर्टेड द हाइएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में UP में हाईएस्ट नंबर है कि मतलब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में भी, और असम में जो है हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन पर लाख पॉपुलेशन, वाइल
राजस्थान हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स रेट्स, ठीक है। अब जो केसेस हैं ये आपको देखने को मिलेगा कि 7.3% ये बढ़े हैं, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, इतने केस बढ़े हैं 2018 से 2019 में। 2018 में इतने थे। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेप के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो केस रिपोर्ट किए गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस अंडर क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर IPC वर रजिस्टर्ड एट क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ठीक है। तो 30.9% जो केसेस हैं वो उनके पति द्वारा जो ब्रुटैलिटी की गई है, क्रूएलिटी की गई है और उनके साथ साथ रिलेटिव्स के द्वारा, तो वो 30.9% केसेस हैं। फॉलोड बाय असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेसिटी, ठीक है, तो उसकी मॉडेसिटी को आउटरेज करना इंटेंशनली, तो वो 21.8% है। देन होते हैं किडनैपिंग अबडक्शन के केस वुमेन के साथ 17.9%, एंड देन रेप जो है 7.9%, ठीक है। तो ये है, और जो रजिस्टर्ड है पर लाख वुमेन पॉपुलेशन है 62.4 है ना, तो ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रही है। एंड यूपी रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अकाउंटिंग फॉर 14.7% सच केसेस, ठीक है। और यूपी में क्या है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है, गर्ल चिल्ड्रन के द्वारा जो पोक्सो के तहत जो है वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पर ही है, 7,444 केसेस हैं। अब बहुत सारी तो चीज़ें मतलब रिपोर्ट भी नहीं होती है, ये बस रिपोर्ट्स हैं, है ना। फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन MP, द हाईएस्ट रेट ऑफ दीज क्राइम्स वर इन सिक्किम 27.51, एंड देन हरियाणा, ठीक है, MP के बाद हरियाणा। और यूपी में जो दहेज के केस हैं वो भी सबसे ज़्यादा रजिस्टर किए गए हैं, देखिए 2,410, मतलब ये सारे वो वाले केस हैं जिसमें यहाँ मौतें हो जाती हैं। एट अ रेट of 2.2 per lakh population, followed by Bihar, then according to report 150 acid attacks, ठीक है, 150 acid attacks were reported 2019 में, एंड 42 जो थे केवल यूपी में ही हुए इनमें से, और 36 जो थे वेस्ट बंगाल में हुए। तो ये है, बाकी का आप एडिशनल यहाँ पे डाटा ये पूरा दिया गया है, तो इस डेटा को आप लिख लें, मतलब एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ये अगर सही दिख रही है, नहीं तो आप बस सर्च कर लेना NCRB डेटा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फिल्म मेकर शेखर कपूर नेम्ड FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन। तो शेखर कपूर को FTII का चेयरमैन बनाया गया। FTII क्या है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 2023 तक ये इनका टेन्योर चलेगा, March 3, 2023 तक। और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने जाने जाते हैं, जैसे मासूम, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ, बनटेड क्वीन, तो ये सब है। पहले BP सिंह थे, BP सिंह थे, अब इनको रिप्लेस करके बनेंगे। FTII सोसाइटी हैज़ 24 मेंबर्स कंप्राइजिंग 12 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 12%, ठीक है, फ्रॉम फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये है, और भी अगर कुछ देखना है FTII के बारे में, तो ये ऑटोनमस बॉडी है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1960 को हुआ था, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1980 का, उसके द्वारा इसका क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था 1960 में। और मिनिस्ट्री देख लो, और पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। हर्सवेल प्रभात फिल्म कंपनी, सिंस इट्स इंसेप्शन FTII हैज़ बिकम इंडियाज़ प्रीमियम फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसी के बगल में एक और न्यूज़ थी कि किसी को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में देख लेते हैं कि सेक्शन 438 जो इंट्रोड्यूस किया गया था व्हेन CRPC वाज अमेंडेड इन 1973, ठीक है, तो तब ये प्रोविज़न लाया गया था। एंड सेक्शन 438 इज़ अ प्रोसीजरल provision concerned with personal liberty of each individual who is entitled to benefit the presumption, मतलब पहले ही जब आपको अगर पता चल रहा है कि आपको जेल होने वाली है, तो उससे पहले आपने क्या देते थे, एंटीसिपेटरी बेल आप दे देते हो, है ना, कि आपको ऐसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देन एज अपोज टू ऑर्डिनरी बिल विच इज ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट इन एंटीसिपेटरी बेल, अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बेल दे दी जाएगी इवन बिफोर अरेस्ट मेड, ठीक है। तो अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल जो है, ऑर्डिनरी बेल में तो ये होता है कि आपको मतलब अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको मिलेगी, है ना। लेकिन ये होता है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल अगर फाइल की है, ठीक है, उसके लिए बेल दी है, तो क्या होगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी ये हो सकती है, मतलब आप रिलीज हो जाओगे बिना बेल के भी।
Who can apply 438 of the Code of Criminal Procedure 1973 lays down the law on anticipatory bail। तो यहाँ पे इसी के बारे में लिखा है कि कौन कर सकते हैं, कि कोई भी पर्सन, व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव, कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपने क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, और आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट ऑफ सेशन में, फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, दैट कोर्ट में अगर कोर्ट को लगता है कि इफ़ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट एट द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, तो आपको फिर पहले ही क्या कर दिया जाएगा, बेल दे दी जाएगी, है ना, अरेस्ट करने से पहले ही। तो ये है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो। यहाँ पे वो न्यूज़ है ना, कोर्ट रिजेक्ट्स एंटीसिपेटरी बेल प्ली फॉर विक्रम गोखले। ठीक है, तो कोर्ट को यहाँ पे नहीं लगा होगा कि ये है या नहीं है सही, एंटीसिपेटरी बेल देना, है ना। तो इन पे ये लगा था चीटिंग एंड फ्रॉड का कनेक्शन थे इन पे, 25 ईयर ओल्ड लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट मुलुशी। तो यही है। यहाँ पे एनजीटी कंसर्न एज 6 स्टेट्स वांट 6,386 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, टू बी टेकन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोजोन। तो यहाँ पे एनजीटी ने ऑब्जेक्शन इस पर किया है, और आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ऑलमोस्ट 6 स्टेट कवर करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, के कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी वो 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। उन्होंने बोला था कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को जो ESZ है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इको सेंसिटिव जोन, तो उसको घोषित करना चाहिए, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। फिर 2014 में देन MOEF is issued a draft notification declaring 56,825 स्क्वायर किलोमीटर इन द वेस्टर्न घाट्स इज इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, उसके बाद से जो है 3 और जो थे नोटिफिकेशन आए, एंड इट हैज़ येट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन द क्लासिफिकेशन। अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे NGT के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो NGT एक्ट 2010 के तहत ये बनी थी। ठीक है, 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब इसका जो सेक्शन 19 है वो पावर देता है इसको टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और किस पे, पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट इसमें होती है। ठीक है, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ट्रिब्यूनल इज़ नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर अंडर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो एक्ट है, एविडेंस एक्ट, एंड 1872 का, है ना। केवल ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा गाइड होती है। सॉरी, मैंने शायद कुछ और बोला। प्रिंसिपल ऑफ जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, केवल उसी के द्वारा ये क्या होती है, ये गाइड की जाती है, और इसमें वो है, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वगैरह से के थ्रू ये बाउंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिविल कोड की पावर उसमें होती हैं। एंड न्यू दिल्ली में इसकी बेंच है। बाकी की जो सिटिंग है ट्रिब्यूनल की वो कहाँ है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। ठीक है, और विद इन 6 मंथ्स में मतलब फाइलिंग होनी चाहिए, जो फाइनली अपील्स इसमें होती हैं। और ये सारे जो एक्ट हैं ये आप देख सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के बाद ये 3rd कंट्री हमारी इंडिया है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली, इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ द 3rd कंट्री, है ना। तो और फर्स्ट हम डेवलपिंग कंट्री हैं। एंड रियो डे जेनेरियो की जो समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जून 1992, तो यहाँ पे ये इसका ओरिजिन यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 को इससे अलग रखा गया है NGT की जुरिसडिक्शन से। ठीक है, क्या है NGT के जुरिसडिक्शन में, ये सब आप देख सकते हो। 1974 का एक्ट पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन, एंड फॉरेस्ट एक्ट 1980, 81, 1986 का, देन 1991 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देन ट्रांसजेंडर रूल्स इश्यूड, नो मेडिकल एग्जाम नीडेड टू डिक्लेयर डिजायर्ड सेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको मतलब डिज़ायर्ड सेक्स है, मतलब डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 ये इशू किए गए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, LGBT जो कम्युनिटी है उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए। तो यही चीज़ बोली गई कि जो इसमें क्या होगा कि मतलब एक सेपरेट
हॉस्पिटल में वॉशरूम्स भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 2 साल में। और एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल्सो सेटअप अ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल, ठीक है, तो ये भी होगा। और इसके जो चार्ज होंगे स्टेट के डीजीपी होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, टू मॉनिटर केसेस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू इंश्योर टाइमली रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन हो सके, ठीक है। अब ये जो थे आर्टिकल स्प्लिट एंड इफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्टली पाउज में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के उसमें बाई मंथली जो पॉलिसी उसमें डिलीट किया, उससे रिलेटेड ओपन द डोर अ डिफरेंट डीपनिंग नेक्सस इंडिया चाइना से रिलेटेड, गुड स्टूडेंट बैड स्टूडेंट। तो ये थोड़े कुछ आर्टिकल जो 4 हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसको अब बाद में एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया है न्यूज़। काराबाग पता होना चाहिए बस। कॉन्फ्लिक्ट जोन, टर्की डिनाइज ड्रोनिंग प्लेन, ठीक है, तो काराबाग कहाँ पे, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है तो इसी रीजन को लेके चल रहा है, ठीक है, नोग्रोनो काराबाग को लेके। तो यहाँ पे अभी टर्की ने क्या किया था, टर्की ने अटैक किया था, ठीक है। तो अब ये बोला गया कि टर्की ने अटैक किया, F-16 का यूज़ किया टर्की ने, फाइटर जेट का, ठीक है, बिलोंगिंग टू अजरबैजान क्लोज अलाई, टर्की हैड शॉट डाउन ऑन वन इट्स वॉर प्लेन ओवर आर्मेनियन एयर स्पेस। और उसको ये बोला टर्की एंड अजरबैजान कॉल्ड द क्लेम एब्सोल्युटली अनट्रू, है ना, तो ये बोला कि इसके कोई एविडेंस नहीं है। एंड ये बहुत ही ब्रेकिंग रीजन है, दैट इज़ इनसाइड अजरबैजान बट इज़ रन बाय एथनिक आर्मेनियंस, है ना, जो नोग्रोनो काराबाग रीजन है ये आर्मेनियंस जो एथनिक है उनके द्वारा रन किया जाता है, सपोर्टेड बाय आर्मेनिया। और 1919 में ये ब्रोक हुआ था। यहाँ पे एक मतलब मेन एक ट्रीटी का नाम आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया ने उस ट्रीटी से बैकआउट कर लिया था, ठीक है। वो ट्रीटी क्या थी, CSTO के बारे में मैंने बताया था आपको, बहुत बार याद भी कराई थी कंट्रीज़ कि इसमें पहले CSTO है क्या, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है, जैसे नाटो लाइक ये ट्रीटी है। नाटो में मतलब क्या है कि एक कंट्री पे अगर नाटो की कंट्री पे अटैक हुआ तो वो सब पे अटैक मान लेते हैं, तो इसी तरह से ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पे से दोनों ही कंट्रीज़ दूर हो गई थी, तो अभी इसको लेके चल रहा है ना। 1992 में ये 15 में 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी पता होना चाहिए। देन इसमें वही है जो रीजनल पावर्स हैं, रशिया, टर्की, है ना, तो ये क्या हो सकती हैं, ये यहाँ पे लड़ सकते हैं आपस में भी। और अंकारा जो है, अंकारा टर्की की कैपिटल है, अजरबैजान की बाकू है, येरेवान किसकी है, आर्मेनिया की, ठीक है, लोकेशन वाइज भी बताया है। UAE टू लॉन्च स्पेसक्राफ्ट